सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 2 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे कैबिनेट ने एक नई इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है फॉर जनरेटिंग मोर जॉब्स, और इस स्कीम का नाम क्या है? एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फ़ायदा क्या है कि ये जॉब्स नई क्रिएट करने में हेल्प करेगा, है ना, और स्पेशली फॉर यूथ्स, ठीक है, और सपोर्ट करेगा जो लोग जॉब क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को, दोनों को सपोर्ट करेगा, है ना। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को जो क्रिएट करेगा और जो जॉब लेगा। तो अब ये बेसिकली फ़र्स्ट टाइम वर्कर्स के लिए है, है ना। स्पेशली जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किया जा रहा है ना। और तो इसकी स्कीम के फीचर्स क्या क्या हैं कि जो भी जॉब्स क्रिएट होंगी जिनकी सैलरी जो है 1 लाख से कम है, ठीक है, 1 लाख पर मंथ है, अप टू 1 लाख पर मंथ, ठीक है, वो कवर होंगे। और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को जो है वो एक महीने का वेज भी जो है एज सपोर्ट दिया जाएगा, अप टू 15,000 रुपये सैलरी भी जो है दी जाएगी, है ना। और इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स के लिए क्या रहेगा? जो जॉब क्रिएट करेगा उसके लिए क्या इंसेंटिव रहेगा कि जो है अब 3,000 रुपये तक जो है जो लोग जॉब क्रिएट करेंगे पर मंथ एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, और अप टू 2 ईयर्स तक सपोर्ट करेगी, ठीक है, अप टू 2 ईयर्स तक। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है जनरेट करते हैं तो ये जो है एक्सटेंड किया जा सकता है 4 ईयर्स तक, ठीक है। और जॉब क्राइटेरिया क्या है कि जो नए एंट्रेंट्स हैं इनको मिनिमम जो है 6 मंथ्स तक जो है एम्प्लॉयड रखना है, ठीक है। तो जो ओवरऑल पैकेज इसके लिए है 2 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है ना। और जॉब्स कितनी क्रिएट करने का टारगेट है? 4.1 करोड़ रोज़गार को बेसिकली यूथ को जो है देगा रोज़गार, स्किलिंग और अपॉर्चुनिटीज़, है ना। जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे जून मंथ में जीएसटी काफ़ी इस बार लो रहा, 4 महीने में सबसे ज़्यादा कम जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जिस कितना रहा है 1.85 लाख करोड़ रुपीज़, है ना, जो कि मई मंथ से भी कम था और लास्ट 4 महीने में सबसे लो कलेक्शन है। तो रीज़न बताते हैं कि हेडलाइन नंबर म्यूटेटेड लग रहे हैं और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं और वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के चलते ये हुआ है, वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, है ना। लेकिन कुछ रीजन्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि नागालैंड हो गया, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और लद्दाख, यहाँ पे अच्छा कलेक्शन हुआ है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इंडिया हैज़ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेरर, जयशंकर। तो अभी क्या है कि क्वाड की जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग चल रही है वॉशिंगटन डीसी में, है ना। पहले देख लेते हैं क्वाड क्या है। क्वाड एक जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है और ये एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज़ आते हैं, है ना, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाना, ठीक है, और चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको जो है वो काउंटर बैलेंस करना, ठीक है, काउंटर बैलेंस करना एग्रेसिव बिहेवियर चाइना के, स्पेशली साउथ चाइना सी में, और मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रमोट करना, सप्लाई चेन बनाना, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करना, क्लाइमेट चेंज के लिए कोऑपरेशन, है ना, और तो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना, ये सारा जो है क्वाड का एम है और ऑब्जेक्टिव है ना। तो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ना। कभी कभी इसको कंफ्यूज करते हैं कि जो है नाटो का अल्टरनेटिव है ना, बट ये नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी मीट जो वाशिंगटन डीसी में हो रही है इसमें जयशंकर जी ने बोला है कि इंडिया का पूरा हक है अपने लोगों को टेररिज्म से बचाने का, और विक्टिम्स और टेररिस्ट को कभी इक्वल नहीं माना जा सकता, है ना। और जयशंकर जी ने बोला कि जो है ज़्यादा फोकस जो है बेटर रिजल्ट फोकस जो क्वाड है बेटर रिजल्ट देगा। और इंडिया कमिटेड है रूल बेस्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है और फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन बनाने के लिए। तो इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ से कहाँ आता है? बेसिकली मान लीजिए ये इंडिया है, ये साउथ अमेरिका है ना, और यहाँ पे अफ्रीका है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इंडो पैसिफिक रीजन आता है। और नेक्स्ट क्वाड लीडर जो समिट होगा वो इंडिया होस्ट करेगा, और इंडिया कुछ प्रोडक्टिव प्रपोजल देने वाला है समिट के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। और तो जापान के साथ मीटिंग में जो है क्वाड में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी टॉपिक्स रहेंगे, और रिलेशन को बेसिकली स्पेशल, स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप बता रहे हैं। और तो ऑस्ट्रेलिया का क्या स्टेटमेंट है? ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन है जहाँ 21st सेंचुरी का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, और क्वाड का रोल है पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी लाना, है ना।
और अमेरिका का व्यू है कि बेसिकली क्वाड को फोकस करना चाहिए ग्लोबल जो सप्लाई चेन है कि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स में, है ना। ये सारा क्वाड की मीटिंग जो वाशिंगटन डीसी में चल रही है उसमें डिस्कशन हो रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे केरला लॉन्चेस ड्राइव टू ब्रांड मन्नार एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो जो केरला में जो मन्नार है वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। उसका मेन गोल है कि बेसिकली सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टूरिज़्म बनाना, है ना, इको फ्रेंडली टूरिज़्म बनाना और मन्नार को नेट ज़ीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना जिसमें कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो, है ना, मिनिमम हो, और प्रोटेक्शन करना इकोसिस्टम का वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के साथ। और मन्नार का जो रिकॉग्निशन है वो मन्नार की पॉपुलैरिटी जो है इंटरनेशनल टूरिज़्म प्लेटफॉर्म पर बेसिकली उसको बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, है ना। और जेंडर इंक्लूसिव मॉडल बनाना, बेसिकली वुमेन फ्रेंडली डेस्टिनेशंस बनाना, है ना, वुमेन फ्रेंडली बनाना और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। तो ये सारे गोल्स हैं इनके। और मन्नार ही क्यों, क्योंकि वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये और हर साल जो है लगभग 12 लाख टूरिस्ट जो है हर साल आते हैं। बेस्ड ऑन द होटल स्टे डेटा दे रहे हैं, बोल रहे हैं रियल फिगर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे प्लास्टिक फ्री मिशन भी लॉन्च किया गया है ना, जिसमें जो है दिसंबर तक जो है मन्नार को ज़ीरो प्लास्टिक फ्री जोन बनाना है ना, दिसंबर तक। और साइनेज और इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस। तो इसमें विलेज लाइफ एक्सपीरियंस इनिशिएटिव में क्या है कि जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ के लोकल गाइड्स को, ठीक है, लोकल टूरिस्ट गाइड्स को, और कम्युनिटी टूर लीडर्स बना रहे हैं। कम्युनिटी टूर लीडर्स, ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को भी बेसिकली ट्रेन किया जा रहा है। तो लोकल कम्युनिटीज़ को बेसिकली टूरिज़्म के साथ जोड़ रहे हैं ताकि मन्नार को सस्टेनेबल, सेफ़, जेंडर इंक्लूसिव जो है टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाया जा सके। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली दिखा रहे हैं तिरुपति पुलिस डिप्लॉयज ड्रोन्स टू ट्रैक डाउन ड्रग पेडलर्स। तो कैसे तिरुपति पुलिस ने यूज़ किए ड्रोन्स ताकि कर्ब कर सके जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग एक्टिविटी को, उसको तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जो उनके छुपने की जगह आइडेंटिफाई करना, एंटी सोशल एलिमेंट्स ढूंढना और जो गांजा और ड्रग पेडलर्स हैं उनको ढूंढना, जो भी नार्कोटिक सब्सटेंसेस लेते हैं उनको, है ना। तो इन सब के लिए ड्रोन्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली क्रिमिनल लॉज बिगेस्ट रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस शाह। तो दिल्ली में एक इवेंट हुआ जिसका नाम है गोल्डन ईयर ऑफ ट्रस्ट इन जुडिशियल सिस्टम, है ना। तो जो कि 1 साल मार्क करता है जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए थे, है ना। क्रिमिनल लॉज कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, है ना, जो कि रिप्लेस किया जिसने आईपीसी 1860 को। फिर उसके बाद में भारतीय साक्ष्य जो कि रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, जिसने रिप्लेस किया न्याय साक्ष्य। फिर उस भारतीय साक्ष्य, है ना। और तीसरा जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने रिप्लेस किया सीआरपीसी जो कोड है 1898 का, उसको रिप्लेस किया। तो ये नए 3 कानून जो है 1 साल हो गया आए हुए, तो उसको मार्क कर रहे हैं। तो उसमें वही उन्होंने बोला है कि बेसिकली ये 3 कानून जो है इंडिपेंडेंस के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म है और जस्टिस सिस्टम अब इससे बेसिकली ट्रांसपेरेंट और सिटीज़न सेंट्रिक और टाइम बाउंड बनेगा, है ना। और पुलिस अगर गलती करेगी या ड्यूटी में चूक होगी तो नए कानून में उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस अवेलेबल हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन में डी-रिलेक्शन करेंगे ऑफिसर्स तो पकड़े जाएंगे। और जो नए कानून है इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोविजंस हैं इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मानना, ई समन्स कराना, है ना, और कम्युनिटी सर्विस जैसे फीचर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इन मल्टीपल स्टेट्स में। और क्रिमिनल्स को बेसिकली बेनिफिट ऑफ डाउट से बचने का चांस नहीं मिलेगा, ये बोला है। और अगर ये तीनों फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो कन्विक्शन रेट उसमें भी सुधार होगा, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान टू वेरीफाई नेशनैलिटी ऑफ 80 प्रिजनर्स। या पाकिस्तान के टेंस रिलेशन के बीच में भी जो है जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक्सचेंज किया लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स और फिशरमैन्स की। अब ये किसके अंडर किया है? बेसिकली 2008 का एक काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट है ना, जिसमें कि प्रिजनर्स और फिशरमैन्स का डेटा हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को शेयर होता है, साल में 2 बार, है ना। तो इंडिया का क्या स्टैंड है कि ह्यूमैनिटेरियन उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए।
ह्यूमैनिटेरियन मैटर को, और फोकस करना चाहिए प्रिजनर्स, फिशरमैन्स और मिसिंग डिफेंस पर्सनल्स पे, है ना। तो की डिमांड जो पाकिस्तान से की वो क्या की कि नेशनैलिटी वेरिफिकेशन एक्सपेडाइट करो जो भी 80 बिलीव्ड टू बी पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं इंडियन कस्टडी में, ताकि उनका रिपैट्रिएशन किया जा सके वापस पाकिस्तान, और रिलीज़ करें इंडिया के कोई डिफेंस पर्सनल जो कि पाकिस्तान की कस्टडी में है अगर, और रिलीज़ करें इंडियन फिशरमैन्स को विद उनके बोट्स के साथ। और 159 इंडियन प्रिजनर्स जो है जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है उनको जल्दी से रिलीज़ करने की बात की है। तो डेटा शेयर किया गया, इंडिया ने पाकिस्तान को जो डेटा शेयर किया उसमें 382 सिविलियन प्रिजनर्स और 81 फिशरमैन्स जो कि बिलीव टू बी पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान ने जो इंडिया को शेयर किया वो 53 सिविलियंस प्लस 193 फिशरमैन्स का डेटा शेयर किया जो कि बिलीव टू बी इंडियन है। तो एग्रीमेंट का बेसिस क्या है, इंडिया पाकिस्तान जो है जो बायलैटरल काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट 2008 का है, तो इसमें 2 बार साल में डेटा शेयर करते हैं एक दूसरे से, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ओवर 97,000 कन्विक्टेड अंडर ऑपरेशन कन्विक्शन सिंस जुलाई 2023 यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन कन्विक्शन, है ना, और जिसका एम है कि जो है स्पीडी ट्रायल करना और एंड कन्विक्शंस जो हैं किसी भी क्रिमिनल केसेस में, स्पेशली जो सीरियस क्राइम से रिलेटेड हैं, माफिया से रिलेटेड हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड, इन सब में स्पीडी ट्रायल और कन्विक्शन देना, तो है ना, और फास्ट ट्रैक करना इन्वेस्टिगेशंस को, प्रोसिक्यूशंस को और कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल्स है, ताकि क्विक और जो है इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ जस्टिस हो सके, है ना। इसमें इसका अचीवमेंट बता रहे हैं कि 97,158 क्रिमिनल्स को अब तक कॉन्विक्ट किया जा चुका है और 68 जो है डेथ सेंटेंसेस अवार्ड की गई हैं, है ना, और फोकस किया गया जो है ऑर्गेनाइज क्राइम, माफिया नेटवर्क और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को पे, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे ड्राइव ऑन टू आइडेंटिफाई पर्सन्स विद मल्टीपल वोटर आईडीज़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो का कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें वो वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है। तो इसका एम बेसिकली क्या है कि जो भी डुप्लीकेट वोटर्स है ना, डुप्लीकेट वोटर्स उनको हटाना, है ना। और कई लोगों के पास दो अलग अलग जगह के वोटर आईडी कार्ड हैं, है ना, तो ये एक इलीगल है बोलते हैं, और सिर्फ उसी जगह का वो वोट कर सकते हैं जहां आप नॉर्मली रहते हैं। तो एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपके पास जो है वो पटना का वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपका घर है, तो वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपका, मान लीजिए जो है आपका वोट सिर्फ एक ही जगह पड़ना चाहिए, है ना, जहाँ आप रहते हो, दिल्ली में ही होना चाहिए। तो अब बेसिकली इसमें होगा क्या, वोटर डिटेल्स की वेरिफिकेशन होगी, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको एक इनविटेशन फॉर्म दिया जाएगा और उसमें डिटेल्स फिल करके कंफर्म करना होगा कि आपका वोट सही जगह पर है। और अगर आपके पास मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड हैं तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। और पर लोग जो पुअर लोग हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन इशूज़ की वजह से दिक्कत हो सकती है। और तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली बोला है कि जो डुप्लीकेट आइडेंटिटीज़ हैं उनको रिमूव कर रहा है ना। ये प्रोसेस बिहार के बाद फिर उसके बाद में अदर स्टेट्स में भी लॉन्च होगा। और बैकग्राउंड में एक रीज़न है कि लीगल इमिग्रेंट्स का कंसर्न, जैसे बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग, है ना, तो ये एक बड़ी क्लींजिंग प्रोसेस है ताकि फेयर और लीगल इलेक्शन हो सके। लेकिन अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं इसमें, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, एज़ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यू आर एंटाइटल्ड टू वोट ओनली इन कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर यू आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो एग्जांपल बताते हैं कि अगर जो है आप दिल्ली में रह रहे हैं और पटना में लेकिन आपका घर है, तो जो है आपका वोट जो है वो रजिस्टर होना चाहिए दिल्ली में, ना कि पटना में, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स यूज़ टेक्नोलॉजी टू ब्रिज गैप्स, कट आउट मिडलमैन मोदी। तो 10 साल हो गए हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को, है ना, 2015 में लॉन्च हुआ था ये। तो उसके मौके पर पीएम मोदी का की मैसेज क्या है कि इंडिया में जो है डिजिटल डिवाइड को टेक्नोलॉजी ने बढ़ाया नहीं बल्कि हैव और हैव नॉट्स में के बीच गैप कम किया है। तो इन्होंने बोला कि 2014 से पहले इंटरनेट एक्सेस जो है वो काफ़ी लिमिटेड था, है ना, और डिजिटल लिटरेसी भी लो थी, और गवर्नमेंट सर्विसेज का ऑनलाइन एक्सेस मुश्किल था, और लोगों ने डाउट किया कि इंडिया जैसे देश में बेसिकली डिजिटल मॉडल काम करेगा या नहीं। और बोलते हैं कि आज का जो डिजिटल इंडिया है वो 140 करोड़ डिजिटल इंडिया का हिस्सा है, लोग जो है डिजिटल इंडिया का हिस्सा है,
और इससे बेसिकली गवर्नेंस, लर्निंग, ट्रांजैक्शन, कंस्ट्रक्शन सब डिजिटल हो गया है। और मेजर अचीवमेंट्स बताया कि जो है आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, जिसमें कि लोगों के बैंक अकाउंट्स में सीधा पैसा जाता है ना, और स्कीम्स का, और इससे मिडिल मैन जो हैं और जो करप्शन है उससे राहत मिली है। और स्वामित्व योजना के बारे में बोलते हैं, स्वामित्व योजना, जिसमें कि जो है स्वामित्व में 2.4 करोड़ लोगों से ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए गए हैं, और 6.47 जो गांव हैं उनको डिजिटली मैप किया गया है, और लैंड डिस्प्यूट सॉल्व करने में जिसने मदद किया है बेसिकली। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि आधार देना, डिजिटल डिजी लॉकर बनाना, फास्टैग्स देना और यूपीआई देना, है ना। और तो ये सब बेसिकली बोल रहे हैं, और इंडिया मूव कर रहा है डिजिटल गवर्नेंस की तरफ, टू ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप, ऐसा बोलते हैं पीएम मोदी। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे इंडो फ्रेंच आर्मी एक्सरसाइज शक्ति 2025 कंक्लूड्स, है ना। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक आर्मी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम एक्सरसाइज शक्ति है, वो कहाँ पे, फ्रांस में जो है उसकी लोकेशन 2 जुलाई 2025 को कंक्लूड हुई, है ना। और तय किया क्यों गया क्या, बेसिकली जो है जॉइंट ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करने के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया फ्रांस के बीच में, और फील्ड कंडीशंस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की गई। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली डिजिटल कॉपी ऑफ सर्टिफाइड अडॉप्शन ऑर्डर्स वैलिड। तो ये कारा के बारे में न्यूज़ है ना। कारा कौन सी एजेंसी है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, है ना। तो सेंट्रल रिसोर्स अडॉप्शन अथॉरिटी का काम क्या है, जो भी अडॉप्शंस होते हैं, है ना, उनको रेगुलेट करना है अडॉप्शंस को इंडिया में, और इंटर कंट्री भी अडॉप्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। और अडॉप्शन का प्रोसेस ताकि सेफ़ हो, लीगल हो और ट्रांसपेरेंट हो, ये इंश्योर करना इसका काम है। और तो बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए है केयरिंग्स, है ना। इस पोर्टल पर लोग अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो किसी एक्ट के अंडर बनाई जाए। तो ये किस एक्ट के अंडर बनाई गई है, ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अंदर बनाई गई थी बॉडी, है ना। तो अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि बेसिकली जो है अडॉप्टिव पेरेंट्स को अब जो है हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ईमेल से भेजे गए जो डिजिटली सर्टिफाइड अडॉप्शन ऑर्डर्स हैं, अडॉप्शन ऑर्डर्स अगर जो ईमेल के थ्रू भेजे जाएंगे डिजिटली, वो भी लीगल वैलिड होंगे, है ना। और तो इसमें रूल्स में चेंज किया है रेगुलेशंस में कि जो है अब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से ऑथेंटिकेटेड सर्टिफाइड कॉपी लेना ज़रूरी है ना। और ये कॉपी जो है फिर 10 दिन के अंदर ईमेल की जाएंगी जो पेरेंट्स हैं और जो अडॉप्ट कर रहे हैं, और अडॉप्शन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएंगी, है ना। और क्यों ज़रूरी था ये क्लैरिफिकेशन, क्योंकि कुछ जो अडॉप्शन एजेंसीज़ हैं और तो उनको डाउट था कि सिर्फ ईमेल वर्जन लीगल है या नहीं। तो अब कारा ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है ना, कि डिजिटल अडॉप्शन ऑर्डर्स जो हैं वो वैलिड हैं, ईमेल के थ्रू वैलिड और सफिशिएंट हैं, और नो नीड फॉर फिजिकल कॉपी। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे इंडिया की जो मैरीटाइम पावर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए नेवी ने इंडक्ट किया सेकंड इंडिजिनस स्टील्थ फ्रिगेट इन रिकॉर्ड टाइम, जिसका नाम है INS उदयगिरी, है ना। और ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट P-17A के अंडर बिल्ड हो रहे हैं, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो सेकंड शिप है INS उदयगिरी, है ना। इससे पहले जो पहला शिप था वो कौन सा था, INS नीलगिरी था, है ना। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कौन सा INS उदयगिरी। इंपॉर्टेंस क्या है कि बेसिकली इंडिजिनस है, तो आत्मनिर्भर भारत को जो है वो, एक मिनट, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करेगा, है ना। और बिल्ड करने की एबिलिटी जो इंडिया के एडवांस्ड वॉरशिप इंडिजिनसली उसको दिखाता है, और स्ट्रैटेजिक और रहेगा प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन ओशियन रीजन के लिए, है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ वो बेसिकली INS तमल के बारे में है। INS तमल लास्ट ऑफ द फॉरेन बिल्ड नेवी शिप कमीशन। तो लास्ट ये फॉरेन बिल्ड नेवी शिप रहेगी INS तमल, है ना। इसको कमीशन किया गया बेसिकली 2 जुलाई 2025 को इंडियन नेवी में। फाइनल फॉरेन बिल्ड मेजर वॉरशिप है इंडियन नेवी के लिए, है ना। तो अब आप पुश करेगा इंडिया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में जो है शिप्स बनाने का। और तो इसमें कैपेबिलिटीज़ बताई हैं इसकी। तो INS तमल बेसिकली 51st शिप है, जो कि 51st शिप है जो इंडो रशिया नेवल कोऑपरेशन चल रहा था उसमें, है ना। और जो कि स्ट्रेंथन कर रहा था मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो बेसिकली इंडियन नेवी की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा और सेल्फ रिलायंस पे जो है शिफ्ट करेगा इंडिया, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है कि लास्ट जो है वो फॉरेन
वॉरशिप जो इंडक्ट की गई है वो है ये INS तमल। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडियन रेलवेज़ ने एक ऐप लॉन्च किया, रेल वन ऐप, है ना। रेल वन ऐप जो है टू ईज़ टिकट बुकिंग ट्रैवल सर्विसेज, है ना। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि बेसिकली डेवलप किसने किया है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है इंडियन रेलवेज़ के अंडर उसने। तो मेन फीचर इसके यही है कि जो है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस रहेगा, 3% डिस्काउंट रहेगा, है ना। अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट्स इस पे लिए जा सकेंगे, और लाइव ट्रेन ट्रैकिंग रहेगी, और ग्रीवेंस रिड्रेसल हो सकेगा, ई कैटरिंग, पोर्टल बुकिंग, ये सब रहेगा। और तो बेसिकली क्या है, अनरिजर्व जो टिकट्स हैं उनको लेने के लिए विद डिस्काउंट, और रेल वन टिकट जो है IRCTC ऑथराइज्ड है, जैसे कि अदर थर्ड पार्टी ऐप होता है ना। तो इसमें सब फीचर्स बता रहे हैं इसके। तो मेन है कि रेल वन ऐप लॉन्च किया रिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट्स के लिए। जो रिजर्व टिकट्स हैं वो अभी भी IRCTC के साइट पे ही मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इंडिया रिजर्व्स राइट टू डेटर टेरर अटैक्स, राजनाथ टेल्स एक से थैंक्स US फॉर हेल्प। तो अपने जो डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ US के डिफेंस सेक्रेटरी से उन्होंने बात की, और तो बेसिकली इंडिया ने क्लियर किया कि हमने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर में, जो कि मेजर्ड था, नॉन एस्केलेटरी था और प्रोपोर्शनेट रिस्पांस था। सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। और जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके लिए बोला जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स का टाइम पे डिलीवरी इंडिया को मिल जाए। इंडिया ने जेट इंजन प्रोडक्शन यूनिट लगाने की डिमांड भी की, तो US ने बोला कि जो है डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी और प्रोडक्शन यूनिट भी टाइम फ्रेम में सेटअप होगा। तो दोनों ने बात की बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक कॉपरेशन की, है ना। और डिफेंस सेक्रेटरी जो US के उनको इंडिया इन्वाइट भी किया। आर्टिफिशियल रेन ट्रायल मूव टू August 30 ड्यू टू मानसून, है ना। तो मानसून अच्छा है तो आर्टिफिशियल रेन्स को डिफ़र कर दिया गया है। तो आर्टिफिशियल रेन होता क्या है बेसिकली, आर्टिफिशियल रेन एक टाइप के टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेस है जिसमें जानबूझकर जो है क्लाउड्स में बारिश करवाते हैं ना, और जो नेचुरल रेनफॉल नहीं होती है उस एरिया में, ये प्रोसेस क्लाउड सीडिंग के नाम से जाना जाता है। क्लाउड सीडिंग इसको बोलते हैं। तो क्लाउड सीडिंग में ऐसे जो क्लाउड्स हैं वो ढूंढे जाते हैं जिसमें मॉइस्चर हो, ठीक है। और एक एरोप्लेन या फिर जो है रॉकेट के थ्रू जो है क्या करते हैं, उन क्लाउड्स में कुछ केमिकल पार्टिकल्स जो है वो डाले जाते हैं, है ना। केमिकल पार्टिकल्स डाले जाते हैं, जैसे कौन से हो गए, सिल्वर आयोडाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, या ड्राई आइस हो गई, ये सब डाले जाते हैं इसमें। और जिससे कि जो है जब मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं तो रेनफॉल शुरू हो जाता है, तो इसे आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं, है ना। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यहाँ पे बेसिकली लुक एट इंडियाज़ स्पोर्ट्स पॉलिसी जर्नी। तो इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी जर्नी के बारे में है। तो पहले बोलते हैं कि पुराने ज़माने में जो है जो कुश्ती होती थी, तीरंदाजी या जो स्विमिंग होती थी, ये सर्वाइवल के लिए यूज़ होते थे, है ना। और 1947 के बाद जो है इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो है कंट्री का फोकस रहा कि जो है गरीबी हटाए, है ना, और हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस हुआ। तो स्पोर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पे नहीं मिली, क्योंकि जो है ज़्यादा फोकस हेल्थ, एजुकेशन और जो गरीबी हटाने पे था, पॉवर्टी हटाने में। तो उसके बाद 1951 में बेसिकली इंडिया ने पहला एशियन गेम्स होस्ट किया, है ना। फिर उसके बाद में 1954 में एक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बनी, है ना। और 1982 में फिर एशियन गेम्स के बाद जो है एशियन गेम्स फिर से हुए। उसके बाद पहली नेशनल स्पोर्ट्स जो है पॉलिसी बनाई गई 1984 में, है ना। और 1986 में जो है एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई, ठीक है। और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और बेटर एथलीट्स ढूंढने के लिए इंडिया को, ताकि वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल सकें। फिर उसके बाद में जो है 1990 के में लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि टीवी और जो मिडिल क्लास है वो आने के बाद स्पोर्ट्स का क्रेज़ और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। और 1997 में ड्राफ्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, है ना, और पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई ये, है ना। और 2000 के बाद क्या हुआ, उसके बाद में 2000 के बाद में बेसिकली क्या हुआ, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, ठीक है। ओलंपिक्स में मेडल आए, है ना, ओलंपिक्स में भी मेडल आए कुछ, है ना, जैसे राठौड़, बिंद्रा जी हो गई, मैरी कॉम जी हो गई, विजेंद्र जी हो गए। तो इसके लिए स्कीम्स क्या क्या हैं, बेसिकली टॉप्स स्कीम है ना 2014 की एलीट एथलीट्स के लिए। खेलो इंडिया स्कीम है 2017 की यूथ टैलेंट हंट के लिए। फिट इंडिया स्कीम है 2019 की फिटनेस प्रमोट करने के लिए, है ना। तो फ्यूचर फोकस बोलते हैं 2036 का जो है ओलंपिक्स रहने वाला है। ओलंपिक्स जो है फ्यूचर फोकस 2036 में जो ओलंपिक्स हुआ उसको होस्ट करने का एम है।
और 2025 में जो है न्यू खेलो भारत नीति लॉन्च होगी। न्यू खेलो भारत नीति लॉन्च हुई है ना। और तो बेसिकली बोलते हैं अब ज़रूरत है साइंटिफिक ट्रेनिंग, है ना, साइंटिफिक ट्रेनिंग कराने की, स्पोर्ट्स एजुकेशन और स्ट्रिक्ट गवर्नेंस की, ताकि स्पोर्ट्स को इंडिया में और प्रमोट किया जा सके, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे, वाई इज़ गूगल बाइंग आउट सम ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो गूगल ने अपने जो यूएस की टीम है उसके लिए वॉलंटरीली एग्ज़िट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ खुद रिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। और तो किसको ऑफ़र किया गया है बेसिकली, कोर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वालों को, सेंट्रल इंजीनियरिंग टीम्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च टीम। पहले भी ऐसे बाई आउट्स दिए जा चुके हैं। ये बाई आउट दिए क्यों जाते हैं? बाई आउट बेसिकली क्या होता है? बाई आउट एक सॉफ्ट तरीका है वर्कफोर्स जो है वो रिड्यूस करने का। इससे जो है बैड प्रेस और लीगल प्रॉब्लम्स कम होते हैं, एम्प्लॉयज़ खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं। और तो बेसिकली क्या है कि जो है गूगल ने कहा कि जो है रिमोट वर्कर्स जो है अब हाइब्रिड शेड्यूल फॉलो करना होगा उनको, यानी हफ्ते में 3 दिन जो है वो आना पड़ेगा ऑफिस। इससे लोग वॉलंटरीली रिज़ाइन कर सकते हैं। इसको बेसिकली बैकडोर ले ऑफ भी बोलते हैं, बैकडोर ले ऑफ भी कहा जा सकता है ना। तो यूएस गवर्नमेंट गूगल को मोनोपोली के केस में चैलेंज कर रही है ना वहाँ पे, और गूगल इसे अपोज़ कर रहा है। जो अदर कंपनीज़ हैं जैसे इंटेल हो गई, वो अपना ऑटोमेटिव बिज़नेस बंद कर रहा है, जिससे कि 15 से 20% फैक्ट्री वर्कर्स की जॉब नहीं रही है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो है लगभग 6000 तक जॉब्स जो है वो काट दिए हैं मई 2025 तक, है ना। तो काफ़ी ले ऑफ्स हुए हैं इसमें भी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, कैबिनेट ओकेज 1 लाख करोड़ स्कीम टू इंसेंटिवाइज प्राइवेट सेक्टर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यूनियन कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए की जो है कौन सी स्कीम लॉन्च की थी, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम को अप्रूव किया है। इसका एम है बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इनकरेज किया जाए, ताकि वो बेसिक रिसर्च में इन्वेस्ट करे, है ना, और जो फ्यूचर में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी बनाए, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए है। तो इसे बजट 2024 इंटरिम बजट में अनाउंस किया गया था। और तो कैसे किस तरह यूज़ होगा इस फंड्स का, फोकस होगा उन प्रोजेक्ट्स पे जो TRL 4 टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 तक पहुँच चुके हैं ना। TRL 4 का मतलब है वो टेक्नोलॉजी जिसका डेवलपमेंट काफ़ी मैच्योर है ना, मैच्योर डेवलपमेंट है, पर मार्केट लॉन्च से पहले रिस्क ज़्यादा होता है ना। मार्केट लॉन्च से पहले रिस्क जिसका ज़्यादा होता है, बट वो मैच्योर है ना, जिसका डेवलपमेंट। सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स फंड होंगे जिनका मार्केट पोटेंशियल दिख रहा हो। और गवर्नमेंट का विज़न है कि इंडिया में अभी एडवांस नेशन की तरह प्राइवेट जो सेक्टर है उसको ज़्यादा रोल देना है रिसर्च फंडिंग में, है ना। गवर्नमेंट सिर्फ स्टार्टिंग पुश देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइवेट कंपनीज़ लीड करें। और मिनिस्ट्री कौन हैंडल करेगी ये स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो है वो आएगी, है ना। और इसके लिए 20,000 करोड़ ऑलरेडी एलोकेट किए गए हैं एक्स्ट्रा। जो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है एक्टिविटी ने 14 मंथ हाई जो है वो टच किया है। तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है एक्टिविटी, उसने जून 2025 में 14 महीने का हाईएस्ट लेवल पर पहुँच गई है। और ये नंबर्स दिए हैं बेसिकली HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजर मैनेजिंग इंडेक्स ने, है ना। तो ग्रोथ के रीज़न बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रहे, और आउटपुट अच्छा रहा, है ना। और नई जो न्यू ऑर्डर्स हैं और में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है, और तो और रिकॉर्ड लेवल पे हायरिंग भी हो रही है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि जो एक्सटर्नल फॉरेन ऑर्डर्स में बेसिकली इतनी तेज़ ग्रोथ आई है जो पिछले 20 साल में कभी नहीं देखी गई है, वो इसमें बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, इंडिया शुड लीड इनोवेशन अराउंड 6G, एम फॉर 10% ऑफ ग्लोबल 6G पेटेंट्स। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशंस जी ने कहा कि इंडिया को 6G टेक्नोलॉजी में वो ग्लोबल लीडर बनना चाहिए, और 2030 तक बेसिकली इंडिया के 10% जो पेटेंट्स हैं इसमें वो इंडिया के होने चाहिए। और 6G ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी डेवलपमेंटल फेज़ में है ना। और तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो है 6G एक नेक्स्ट जेन जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना। और क्या प्रॉब्लम है कि जो इंडिया का 2G, 3G, 4G और जो 5G है इनोवेशंस में पीछे रह गया है, लेकिन अब 6G में मौका है आगे, ऐसा बोलते हैं। और इंडिया का जो करंट स्टेटस है वो 95% रूरल इंडिया में 4G एक्सेस है ना। और 40,000 जो ग्राम पंचायत हैं जैसे हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे, ऐसा बोलना है। और 500 से ज़्यादा 5G लैब्स स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स के लिए, है ना, बनाई गई हैं।
और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, है ना, मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली। बोल रहे हैं कि इंडिया को स्टार्टअप्स और रिसर्च को जो है 6G के पेटेंट्स और इनोवेशंस पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम जो है ग्लोबली टेलीकॉम फ्यूचर में वो लीड कर सकें, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे जो यूके के साइंटिस्ट हैं, वो यूके के साइंटिस्ट एक बेसिकली सॉलिड रेफ्रिजरेंट बनाने पे काम कर रहे हैं, जो एयर कंडीशन में रेवोल्यूशन ला सकता है। ये बेसिकली सॉफ्ट और वैक्सी मटेरियल है ना। ये इस मटेरियल पे जो प्रेशर देने पर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो चेंज किया जा सकता है, और हार्मफुल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी इसमें की जगह यूज़ हो सकता है ना। और इसमें जो बेसिकली बैरो कैलोरिक इफ़ेक्ट होता है, बैरो कैलोरिक इफ़ेक्ट, है ना। और ये बेसिकली इफ़ेक्ट क्या है कि अगर प्रेशर देंगे जो तो हीट जो है इससे रिलीज़ होती है, ठीक है, और अगर प्रेशर हटाने पर जो है वो कूलिंग होती है। तो ऐसे काम करता है ये, और ये गैसेस की तरह लीक नहीं होता, और एनर्जी एफिशिएंट भी है, बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हैं, वो बोल रहे हैं इस पर जो है 15 साल तक उन्होंने रिसर्च किया है। अब उनकी स्टार्टअप जो है वो बैरोकल प्रोटोटाइप जो है वो बनाने में बिजी है, और इसमें बिल गेट्स ने भी जो है इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में है, जिसका 90% कंट्रोल जो चाइना के पास है। तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते क्या हैं, बेसिकली जो है एक बहुत ही पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, और जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि नियोडियम, नियोडाइनियम, सैमीरियम, डाइस्पोरियम से बनाए जाते हैं। और ये रेयर अर्थ मेटल 17 स्पेशल मेटल्स होते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, और ये कई सारे मिक्स्ड फॉर्म में और छोटी क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है इनको। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, बेसिकली जो है ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में, विंड टर्बाइंस में, स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स, मेडिकल डिवाइसेस, MRI मशीन्स में, एरोस्पेस और डिफेंस में। तो देख रहे हैं हर जगह क्रिटिकल सेक्टर्स में हर जगह यूज़ हो रहे हैं। न्यूज़ ये है कि बेसिकली चाइना ने जो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा 90% जो है उसका रखता है, चाइना ग्लोबल सप्लाई करता है, तो उसने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था 4 अप्रैल से, है ना। एक्सपोर्ट नहीं करता चाइना अब इसको, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड टर्बाइंस में यूज़ होते हैं। इससे जो ग्लोबल चेन में दिक्कत आई है, और यूरोपियन कंपनीज जैसे इससे बेसिकली क्या है, यूरोपियन कंपनीज़ की डिमांड बढ़ गई है, लोग वहाँ पे ज़्यादा पैसा दे के रेयर अर्थ मेटल ख़रीदने को तैयार हैं, है ना। लेकिन चाइना अभी भी 90% ग्लोबल सप्लाई करता है, और उसके बाहर प्रोडक्शन बढ़ाने में अभी 1 साल लग सकता है, ऐसा बोलना है। और तो ईवी जो मेकर्स हैं वो प्रीमियम देने को रेडी हैं, पर कॉस्ट वॉर के चलते उनकी मार्जिन्स बहुत कम है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली वेलफेयर बिल पास्ड इन द यूके विद फिशर्स इन लेबर पार्टी। तो यूनाइटेड किंगडम में जो वेलफेयर बिल के फ्यूचर में, वेलफेयर बिल क्या है, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में जो फ्यूचर में डिसेबिलिटी बेनिफिट्स को लिमिट करता है। ये डिसेबिलिटी बेनिफिट जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका जो सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं उनको लिमिट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन लोग को भी बेनिफिट मिल रहा है पहले से उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इससे गवर्नमेंट को $2 बिलियन का सेविंग होगा। और तो जो इस बिल को लेकर लेबर पार्टी के अंदर खुद ही जो है अपोजिशन चल रहा है। बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया है, अब जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अप्रूवल चाहिए होगी, उसके बाद मोनार्क जो है वो किंग या क्वीन जो है रॉयल असेंट भी उसका ज़रूरी होगा, है ना। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे कोर्ट सस्पेंड्स थाईलैंड PM टू इन्वेस्टिगेट लीक्ड फ़ोन कॉल विद कंबोडियन लीडर। तो थाईलैंड की PM जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है एक एथिक्स इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। उन पे आरोप है कि जो है उन्होंने जो कंबोडिया के लीडर के साथ बात की, कंबोडिया के एक लीडर के साथ बात की बॉर्डर डिस्प्यूट पे, है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात की, जिसमें उन्होंने ज़्यादा नरमी दिखाई, है ना, और बेसिकली ज़्यादा टिल्टेड रहीं। तो अब ये बेसिकली उनका सस्पेंशन थाईलैंड की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को और बढ़ा सकता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कवर किया। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और कल मैंने बहुत जल्दी में पढ़ाया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने उसमें 2 डेट्स भी गलत बोल दिए हैं, तो उसमें उस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।